अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें हम सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनकी फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड्स को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो सॉलिड्स आर दोज मटेरियल विच आर इनकम्प्रेसिबल। क्यों नहीं इनकम्प्रेस होते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, ना होने के बराबर, तो इसलिए इनके पास कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो कंप्रेस हो। दूसरा, इनकी फिक्स शेप होती है एंड वॉल्यूम है। फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह के तो बहुत सारे आपके पास सॉलिड्स मौजूद होते हैं। तो हम किस बेसिस पर इन सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं? क्योंकि कुछ सॉलिड हार्ड है, कुछ सॉलिड सॉफ्ट है, कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो वो किन बेसिस पर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है? तो हम यहाँ पर सॉलिड को क्लासिफाई कर देते हैं तीन टाइप्स में। पहला एक टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमोर्फस सॉलिड और तीसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर आप देखें तो इसको हम यहाँ पर पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर लेंगे और इसके डिफरेंसेस भी हो जाएंगे। आपको सबसे पहले तो डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। ऐसे सॉलिड्स हैं जिन सॉलिड्स के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम आपको नजर आते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसका? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आइंस का। ठीक है ना? और ये बात हमें कैसे पता चली? तो ये बात हमें पता चली एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए। जब हमने एक्सरे को सॉलिड्स के ऊपर इंसिडेंट किया तो एक्सरे की जो डायफ्रैक्शन थी उस डायफ्रैक्शन ने हमें इसके अंदर का जो पैटर्न था वो शो किया। तो एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो एक करेक्टरिस्टिक है जिसके जरिए आप क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन टू ऑब्जर्व ऑब्जर्व इट्स पैटर्न। तो किस तरह का पैटर्न है इसके अंदर, ये आपको किससे पता चलेगा? एक्सरे डायफ्रैक्शन से। फिर दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड। तो तीसरा यहाँ पर ये पॉइंट हो जाता है कि इसमें आपको एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मिलता है। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है? ये जो आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट है, ये रेगुलर अरेंजमेंट एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर को क्या करती है? रिलेट करती है। फिर इसके अंदर अगर देखा जाए तो चाहे वो अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज में देखी जाए या लॉन्ग रेंज में देखी जाए, दोनों जगह आपको रेगुलर पैटर्न या रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगी। तो इट मींस तो जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर तमाम लेयर्स शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज पर ऑर्डर्ड होते हैं। तो यहां पर भी हम लिख देते हैं कि शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो आपको शॉर्ट रेंज पे भी ऑर्डर मिलेगा और लॉन्ग रेंज पर भी जाकर क्या मिलेगा? ऑर्डर मिलेगा। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर ये हो जाता है कि इन क्रिस्टल्स की शार्प एजेस होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प एजेस एंड शार्प या हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट आपके पास ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ठीक है? उसके बाद अगली बात ये इसके अंदर आती है कि इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो देखें, एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूं तो उन एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सॉल्ट्स में। तो अगर सॉल्ट्स की बात की जाए तो सॉल्ट्स के अंदर जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है,
पोटाशियम क्लोराइड है, ये एग्जाम्पल है किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की, पोटाशियम क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल है किसकी? एनएस, आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। अच्छा, ये तो बात हो गई किसके अंदर? सॉल्ट्स के अंदर। अगर हम इसको डिस्कस करें किसमें? मेटल्स के अंदर। तो मेटल्स में क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम पढ़ते हैं, जितने भी आपके पास क्रिस्टल है, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है। तो मेटल्स के अंदर अगर इनको हम क्लासिफाई करें तो कॉपर, आयरन, जिंक, ये एग्जाम्पल्स होंगी किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फिर अगर नॉन मेटल्स में बात करें तो नॉन मेटल्स के अंदर हम बात करते हैं डायमंड की, नॉन मेटल्स, डायमंड और सल्फर, मिका, ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो, मैंने सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, इसी तरह सिरेमिक्स भी है, सैंड भी है, क्वार्ट्ज भी है, बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं किस में? क्रिस्टलाइन में। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम किस पर? अमोर्फस पे। अब अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड हैं जिनके अंदर बिल्कुल अरेंजमेंट आपको नजर नहीं आती। इसका मतलब इनका जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल रेगुलर नहीं होता, बल्कि इसे हम इररेगुलर पैटर्न कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर यही हो जाएगा कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आपको इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मिलते हैं। इस इररेगुलर को हम रैंडम भी लिख सकते हैं। इररेगुलर अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, या फिर इसे हम रैंडम भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें कि डायग्राम में भी आपको यही नजर आ रहा है ना, कि इसमें जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस है वो सारे के क्या है? रैंडमाइज्ड है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर एक रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब इस चीज को हम ये लिखते हैं कि ये विदाउट फॉर्म है, या विदाउट ऑर्डर है, या विदाउट स्ट्रक्चर है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आ जाता है कि इट इज विदाउट फॉर्म और स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई अरेंजमेंट नहीं है तो फिर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन होगा? तो ये चीज आपके पास आ जाती है इसके अंदर। दूसरा, इन सॉलिड्स को हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। इन सॉलिड को हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है किसके? फ्रोजन लिक्विड के। ठीक है ना। इनको अमॉर्फस सॉलिड को ग्लासी सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके? स्ट्रक्चर सिमिलर टू सिमिलर टू फ्रोजन लिक्विड, फ्रोजन लिक्विड। ठीक है, तो इस वजह से इसे हम ग्लासी सॉलिड भी क्या करते हैं? कहते हैं। फिर इसके अंदर आपको कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नजर नहीं आती। ठीक है ना। वॉल्यूम फिक्स होगा, लेकिन आपको इसके अंदर कोई रेगुलर जो है वो शेप नजर नहीं आएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि नो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, नो रेगुलर शेप। जबकि आपने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि उसकी एक क्या होती है? फिक्स शेप होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? वेरी करता है। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट वेरीज। जबकि सॉलिड के अंदर वो क्या था? वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? वेरी करता है। जब आप इसको हीट अप करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, पेस्ट लाइक स्टेट क्रिएट कर लेता है, और ये विस्कस लिक्विड बन जाता है 800 डिग्री सेल्सियस पर जाकर, या डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आपके पास क्या होंगी? इसकी वैल्यूज होंगी। तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो है वो ग्लास आता है, ठीक है, रबर है, थिन फिल्म है, ये इसकी क्या होती है? एग्जाम्पल्स होती है। तो मैं अगर इसकी एग्जाम्पल्स में लिखूं, एग्जाम्पल्स, तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर हम ये लिख सकते हैं
कि ये जो आपके ग्लास होते हैं, रबर, ठीक है, फिर इसी तरह थिन फिल्म सिस्टम, थिन फिल्म सिस्टम। तो ये भी आपके पास जो है वो किस में आती है, ये अमॉर्फस सॉलिड के अंदर आती है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, कि हम अमॉर्फस सॉलिड को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, किन किन पॉइंट्स की बेसिस पर। अब आ जाए पॉलीक्रिस्टलाइन, और ये मैंने पार्शियली, या तो आप ये वर्ड यूज करते हैं पार्शियली, क्योंकि कुछ हद तक तो इसके अंदर ऑर्डर है, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ये पुअरली क्रिस्टलाइन है, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं है ना क्रिस्टलाइन, पुअरली क्रिस्टलाइन, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेंज करता है ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में, रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर। इसकी जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो ये है, रेंजिंग फ्रॉम ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, पोली का मतलब ही यही है, बहुत सारे क्रिस्टल, ठीक है ना। मोनो नहीं है, पोली है, तो पोली का मतलब यही है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स क्या है, वो मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल बना रहे हैं। तो इट मींस, यहां पर मैं ये कह देता हूं कि ये जो पोली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं, ये छोटे क्रिस्टल से मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स, फॉर्म बाय क्रिस्टलाइट्स। और ये क्रिस्टलाइट्स को हम ग्रेन्स भी कहते हैं। ग्रेन्स का मतलब यही है कि स्मॉल क्रिस्टल, जिसकी जो साइज होता है उसकी रेंज होती है एक्सपोनेंट 2 नैनोमीटर टू एक्सपोनेंट 3 नैनोमीटर, एक्सपोनेंट टू नैनोमीटर टू एक्सपोनेंट 3 नैनोमीटर इन साइज। और जो बात मैंने आपको कही कि ये बहुत सारे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड या कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइनी क्रिस्टल, कंपोज्ड ऑफ मैनी टाइनी क्रिस्टल्स, टाइनी क्रिस्टल्स। तो ये आपके पास जो है वो छोटे छोटे क्रिस्टल से करके क्या करता है, मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉलीक्रिस्टलाइन जो होते हैं, उनमें आपको एक चेन नजर आती है, जिनको हम पॉलीमर्स की चेन कहते हैं। और ये चेन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो अगर यहाँ पे पॉलीक्रिस्टलाइन को हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम रबर को ऑब्जर्व करते हैं एज एन पॉलीमर के तौर पर। तो पॉलीमर्स अकर इन नेचुरली इंक्लूड रबर, और उसका फार्मूला जो होता है वो आपको गिवन है, वो कार्बन चेन होती है, कार्बन हाइड्रोजन की, जिसे हम रेजिन एंड वुड के अंदर भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो नेचुरल है, वो नेचुरल तो आपके पास हो गई रबर, ठीक है, जिसमें रेजिन और बाकी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो सिंथेटिक होती है, सिंथेटिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिंथेटिक में ये आपके पास आ जाता है पॉलीथीन, पॉलीथीन के बाद ये आपके पास है पॉलीस्ट्राइन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सिंथेटिक के अंदर होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये है सिंथेटिक। और अगर नेचुरल की बात की जाए तो नेचुरल के अंदर क्या आ जाता है, रबर। जो हमारे पास रबर है वो आ जाता है नेचुरल में। तो ये दो किस्म के होते हैं पॉलीमर्स, एक सिंथेटिक और एक नेचुरल। सिंथेटिक का मतलब यही है कि उसकी फॉर्मेशन है, किसके जरिए फॉर्मेशन है, कि ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के जरिए लॉन्ग चेन क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स की वो फॉर्म करती हैं, और जिससे आपके पास ये एक मटेरियल क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं। और ये मटेरियल क्या होते हैं, ये टफ होते हैं, इनके पास कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, लो कॉस्ट होते हैं, नो नॉन कंडक्टिव होते हैं। तो ये, और इनका जो गुड स्ट्रेंथ वेट रेशियो होता है, और इसकी लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है देन लाइट मेटल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, आपकी
पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या डिफरेंसेस, किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के और अमॉर्फस सॉलिड के। अब क्योंकि ये चैप्टर सॉलिड से रिलेटेड है, तो हमने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर इन सॉलिड्स को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हम बेसिक सी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और वो डेफिनेशन है यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस की। अब यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस आपको डायग्राम में एक नजर आ रहा है कि यूनिट सेल जो है वो एक यूनिट पार्ट है किसका, पूरे क्रिस्टल का। तो जो ग्रीन कलर का शेड आपको नजर आ रहा है, इस ग्रीन कलर के शेड को हम कह देते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी क्रिस्टल का। तो इसे यूनिट पार्ट भी कहते हैं, इसे यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन, बेसिक पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल, ऑफ द क्रिस्टल। तो ये आपका जो है, ये एक स्मॉलेस्ट बेसिक पोर्शन है किसका, क्रिस्टल का, जिसको अगर रिपीट किया जाए इन 3 डायमेंशन, तो ये क्या बन जाता है, इंटायर क्रिस्टल बन जाता है। तो हम यह लिख देते हैं, विच रिपीट्स या स्टेक्ड इन 3 डायमेंशंस, इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में किस तरह से करेंगे कि लेफ्ट राइट अप डाउन हर जगह पर क्या करें, इसको स्टैक करना शुरू करें। तो ये क्या हो जाएगा, टू मेक इंटायर क्रिस्टल, इंटायर क्रिस्टल। ठीक है, तो ये आपके पास यूनिट सेल की बात हो गई। और यूनिट सेल जो है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है होल क्रिस्टल की, यानी कि अगर आपने पूरे क्रिस्टल को पढ़ना हो तो वो पूरे क्रिस्टल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, उसके यूनिट पार्ट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे हम डेंसिटी निकालने के लिए यूनिट पार्ट को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल क्रिस्टल। यानी कि आपको पूरे क्रिस्टल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके यूनिट सेल को डिस्कस कर लें, तो उसमें उस पूरे क्रिस्टल की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। अच्छा, अब यहां पर ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर के डॉट्स जो है ये यहाँ पर बेसिस कहलाते हैं या एटम्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, रेड और ब्लू, ये दोनों क्या करते हैं, यही क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। यानी कि क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ लैटिस से नहीं बनता बल्कि बेसिस से भी बनता है, और इस चीज को आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि दो चीजें, एक बेसिस और एक लैटिस। अब लैटिस और बेसिस में क्या फर्क है, तो देखिए बेसिस जो है ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जो क्रिस्टल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो मैं यहां पर अगर लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि बेसिस, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट मेक क्रिस्टल, दैट मेक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। अब वो अरेंजमेंट करनी कहाँ है, तो वो अरेंजमेंट करनी है हमने किस पर, लैटिस पर। तो अगर हम क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करें तो क्रिस्टल लैटिस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है किसका, क्रिस्टल का, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल obtained by, obtained by repetition of, repetition of unit
सेल। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर को अगर कहा जाए कि क्रिस्टल लैटिस पूरा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो मैंने लैटिस का वर्ड यूज किया है, ये लैटिस क्या है? ये लैटिस एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं ये इमेजिनरी एक शेप है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करते हैं। इमेजिनरी ज्योमेट्री है। अब इस जो इमेजिनरी ज्योमेट्री पे जब बेसिस ऐड होते हैं, तो आप देखें बेसिस को जब आप इन लैटिस पर ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिस्टल बन जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि आप घर बनाने से पहले क्या करते हैं, उसका एक मैप बनाते हैं। तो वो मैप जो होता है वो एक इमेजिनरी ज्योमेट्री होती है। जिन इमेजिनरी ज्योमेट्री के ऊपर आप क्या करते हैं, कंक्रीट को या ब्लॉक्स को यूज कर कर उसे एक कंप्लीट सॉलिड फॉर्म या सॉलिड शेप दे देते हैं। तो वो जो सॉलिड शेप होती है वो एक्चुअली क्या बन जाती है, वो आपके पास घर तैयार कर देती है। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि इमेजिनरी ज्योमेट्री जो है वो लैटिस है। जब इस लैटिस के ऊपर बेसिस आकर फॉर्म होते हैं या रखे जाते हैं, तो ये फिर क्या बन जाता है, ये क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो क्रिस्टल इज कंपोज्ड ऑफ बेसिस प्लस लैटिस। ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस क्या, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टल ऑब्टेन करता है किसके जरिए, बाय यूनिट सेल। अब क्योंकि यूनिट सेल को हमने डिस्कस कर लिया कि ये एक यूनिट पार्ट है, तो यूनिट सेल को हम तीन टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और वो तीन टाइप क्या है, तो एक है सिंपल क्यूबिक, एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीन किस्म के क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस है एटम्स का। तो अब आपको ये जो येलो कलर के नजर आ रहे हैं, ये हैं एटम्स। अगर काउंट करें इन्हें कितने हैं, तो ये है 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 और 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसके अंदर 8 एटम्स होंगे हर कॉर्नर पर, और एक एटम होगा पर यूनिट सेल। तो यहां पर हम सिंपल क्यूबिक के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें 8 जो है वो एटम्स हैं एट ईच कॉर्नर, एट ईच कॉर्नर। और एक एटम जो होता है पर यूनिट सेल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जो डिफरेंस है इन तीनों में वो ये होगा, इसमें होता है 1 एटम पर यूनिट सेल। फिर दूसरे में अगर आप देखें तो उसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का क्या मतलब है कि 8 एटम्स तो कॉर्नर पे हो जाएंगे, और 1 एटम एट ईच, 1 एटम एट ईच यूनिट सेल। और उसके बाद एक जो एटम होगा वो इसके क्या होगा, सेंटर में भी होगा। ठीक है, तो 1 एटम एट द सेंटर, और 2 एटम पर यूनिट सेल। 1 एटम एट द सेंटर एंड 2 एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ठीक है, ये इसका क्या है, सिंपल क्यूबिक से डिफरेंट है। तो अब आप देख रहे हैं पिंक कलर का एक आपको एटम जो है वो इसके अंदर नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल इसके कहाँ है, सेंटर में। इसी वजह से इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि इसके अंदर एक एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर के अंदर होता है। इसी तरह से जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड का क्या मतलब है, हर फेस पर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये हर फेस पर, ये हो गया फेस। ठीक है, ये आपके पास एक फेस है, ये 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 एक फेस है। तो इसका मतलब जितने फेसेस हैं उतने ही क्या है, एटम्स होंगे हर फेस के ऊपर। अगर ऐसा है तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक और यूनिट सेल। तो इसमें क्या है, 8 एटम्स एट ईच कॉर्नर, ये तो वही है। 1 एटम एट ईच फेस, यहां पर अब क्या है, 1 एटम एट ईच फेस, हर फेस पर भी एक एटम है। और उसके बाद एंड 4 एटम्स पर यूनिट सेल, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये देखें, ये इनका क्या है, डिफरेंस है
तीनों यूनिट सेल का ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। तो ये तो बात थी ऑन द बेसिस ऑफ एटम की। अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, तो देखिए साइड्स और एंगल्स के लिए जब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं तो जो यूनिट सेल होते हैं उनको 7 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो मैं यहां पर लिखूं किन बेसिस के ऊपर, अगर हम इनको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। अब साइड्स और एंगल्स क्या है, तो देखें जैसे क्यूबिक जो आपके पास है उसकी 3 साइड्स एक कॉर्नर के ऊपर हम ऑब्जर्व करें, 3 साइड्स और 3 एंगल्स आपको नजर आएंगे। तो उन बेसिस पर अगर क्लासिफाई किया जाए तो हम यूनिट सेल को 7 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं और उनके नाम ये हैं कि पहला सिंपल क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लोनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो ये 7 आपके पास जो है वो आपकी बुक के अंदर भी इनकी डायग्राम्स बनी हुई है कि जो यूनिट सेल होते हैं वो इनको क्लासिफाई किया जाता है। अब मैं किसी एक को यहाँ पर ड्रॉ करके जब बता देता हूँ जो कि सिंपल क्यूबिक है। तो सिंपल क्यूबिक में आप देखेंगे कि किस तरह से 3 साइड्स और 3 एंगल्स जो होते हैं वो रिलेट होते हैं। सिंपल क्यूबिक, तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये आपके पास एक क्यूबिक शेप हम क्या कर लेते हैं ड्रॉ। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, एक सिंपल क्यूबिक को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास हो गया कि इसमें ये आपके पास एक क्यूब हो गया, ठीक है ना। अब इस क्यूब में अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखा जाए तो ये पॉइंट 3 फेसेस के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है ना। अब इन 3 फेसेस के साथ अगर एंगल की बात की जाए तो यहाँ पर 3 फेसेस के जो आपस में एंगल है उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसे हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा में। तो ये आपके पास हो जाता है अल्फा, यहाँ पर आपके पास आ जाता है बीटा, और ये आपके पास आ जाता है गैमा, ठीक है ना। ये आपके पास है गैमा। तो 3 फेसेस हो गए, 3 एंगल हो गए। तो इन बेसिस पर या इनकी शेप की बेसिस पर या इन रिलेशन की बेसिस पर जब हम यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं तो वो कितने टाइप्स के अंदर क्लासिफाई होता है, 7 टाइप्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके पास अगला पॉइंट था इसके अंदर। लास्ट पॉइंट इसमें सॉलिड की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वो यही है कि देखें डेली लाइफ के अंदर जो इसके यूजेस हैं जो सॉलिड के, उसको अगर हम यहाँ पर क्लासिफाई करें तो वो क्या कह सकते हैं कि डेली लाइफ एप्लीकेशन क्या है। डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड्स, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो उनमें सबसे पहला आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपके पास है डायमंड एंड क्वार्ट्स, डायमंड एंड क्वार्ट्स। तो ये जो डायमंड और क्वार्ट्ज है ये हम यूज करते हैं किसके लिए, ज्वेलरी में, वॉच में, क्लॉक में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। ये यूज होता है ज्वेलरी, वॉच, ठीक है, और जितने भी आपके पास रॉ मटेरियल है उसके अंदर हम इनको क्या करते हैं, यूज। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें किसकी, गिलास की, तो गिलास जो है वो एक कमर्शियल यूज के अंदर आता है और मैक्सिमम जो आपको चीजें हैं वो इसमें नजर आती हैं। और ये गिलास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। और इसको अगर हम डिस्कस करें कि अमॉर्फस सॉलिड, ये जो ग्लास है, ये डेली लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो देखिए इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये आपके पास यूज होता है यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स, बॉटल्स, बॉटल्स, ठीक है, इसी तरह बॉक्सेस, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उसके अंदर ये यूज किया जाता है, जो विंडोज वगैरह हमारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो उनमें इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन में रबर आ जाती है। तो रबर को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। और रबर भी क्या है, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है। ये हमने कल डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में, अमॉर्फस सॉलिड
और इसमें अगर हम देखें तो ये किसके अंदर यूज होता है, तो आपके जो टायर्स होते हैं, ठीक है, टायर्स हो गए, फुटवेयर्स हैं जो कि शूज या चप्पल जो भी आपकी है, फुटवेयर, ठीक है, रोप्स हो गई आपकी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो इसमें हम क्या यूज करते हैं, रबर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन हो गई कि हम जो कुछ अभी सॉलिड के बारे में पढ़कर आए वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो उनकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नजर आ जाती है, ठीक है। वैसे एप्लीकेशन बहुत सारी है लेकिन चंद को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।